नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी को करियर फाउंडेशन। हम लोग विश्व इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और विश्व इतिहास के अध्ययन के दौरान पिछले सेशन में अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने फांसीवाद के बारे में विचार किया था। फांसीवाद को समझने का कोशिश किया था और साथ ही साथ मुसोलिनी का क्या उसमें इम्पोर्टेंस था या फिर फांसी दल किस प्रकार से इटली में अपना सरकार बना बैठा, इन सारे चीजों को बड़ा विस्तार से हम लोगों ने देखा, समझने की कोशिश किया। वहां से संभावित प्रश्नों के ऊपर भी विचार किया था कि हो सकता है यहां से इस तरह से संभावित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। बात है कि हम लोग आज के सेशन में किस चीज पर विचार करेंगे, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। जब हम लोग इटली में मुसोलिनी पढ़ते हैं तो जर्मनी को क्यों छोड़ देंगे। जर्मनी में हमें हिटलर को पढ़ना होता है। ये दोनों समकालीन है, इधर हिटलर तो दूसरी तरफ मुसोलिनी, है ना। उधर फांसीवाद तो इधर नाजीवाद। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको इस टॉपिक से सवाल जरूर देखने को मिला होगा या फिर आगामी होने वाले परीक्षाओं में हो सकता है यहां से सवाल पूछे जाए। तो उन सारे चीजों को ध्यान में रख करके आज पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे और कोशिश करना सुनने का। जहां सवाल बनेंगे मैं वहां पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे ही नाजीवाद की बात करते हैं, हिटलर की बात करते हैं, तो मन में नाना रकम के सवाल आने लगता है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर हिटलर जो है वो किस कालखंड का व्यक्ति था। किस कालखंड कहने का मतलब ये कि भाई 18वीं शताब्दी का था, 19वीं शताब्दी का था, 16वीं शताब्दी का था, पुनर्जागरण काल का था या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान का था, है ना। तो एक पहला मन में यही सवाल आता है। दूसरा सवाल आता है कि नाजीवाद क्या होता है। तो वाद का मतलब विचार और नाजी एक दल है, तो उस दल का जो विचारधारा, उस दल का जो फिलॉसफी, उस दल का जो विचार है वही नाजीवाद है। अब इसके प्रवर्तक कौन है, नाजीवाद दल की स्थापना किस परिस्थिति में हुई, कैसे हुआ, किसने किया, नाजीवाद का क्या इंपॉर्टेंस रहा है जर्मनी में, क्या नाजीवाद अपनी सरकार बना पाई, क्या नाजीवाद जिस विचारधारा को लेकर के स्थापित किया गया था वो तत्कालीन समय में सफलता हासिल किया कि काफी बाद में जाकर के सफलता हासिल किया। तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आप लोगों को बहुत ही आराम से और स्थिर भाषा में देने का काम करूंगा। जैसे ही हिटलर की बात करते हैं तो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की याद आती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो हमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र की बात आ जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्ति की बात करते हैं तो वर्साई की संधि की बात आती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वर्साई की संधि की बात करते हैं तो जर्मनी पर ढाए गए जुल्म के बारे में बात आने लगती है। जब जर्मनी में ढाए गए जुल्म या मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया गया दंडित या उन पर लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हैं तो मन में आता है कि एक दशक के अंतराल में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, है ना। जो अमेरिका का शेयर बाजार था, वॉल स्ट्रीट, वो गिर गया। अमेरिका जो जर्मनी को कर्ज दे रहा था वो भी रातों रात बंद कर दिया, बोला अब हम कर्ज नहीं दे पाएंगे। मतलब कई ऐसे बातें एक साथ घूम फिर करके आपके दिमाग में यहाँ की घटनाओं के दौरान चलने लगती है ना। एक अगर क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करें तो शायद ये मिक्सअप भी नहीं होगा। हिटलर की बात करें, हिटलर नो डाउट कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो एक सेना के रूप में काम किया। हिटलर के जीवन इतना कठिन परिस्थितियों में बीता था। आज मैं आप सभी को बता दूं कि हिटलर का जीवनी जब भी आप पढ़िएगा तो खुद अपने आप मोटिवेट हो जाइएगा। कहने का मतलब ये है कि कभी आपके मन में ये फीलिंग भी आया होगा कि हम बहुत गरीब हैं जिसके चलते हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई या हम जीवन में अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हिटलर के बारे में कभी पढ़िए, हिटलर से ज्यादा गरीबी किसी ने नहीं झेला होगा। और आने वाले समय में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है ना। पूरे जर्मन का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर वो गुण होना चाहिए। गरीबी अमीरी वो दूसरा माध्यम है। हिटलर एक साधारण सेना के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भर्ती हुआ। पढ़ने लिखने में उसको मन भी नहीं लगता था, बेचारा बार बार परीक्षा देता, असफल हो जाता। तो वो टेक्निकल काम करना शुरू कर दिया। उनके पिता मर गए, पिता मरने के बाद म्यूनिख चला गया, वहां पर कुछ दिन काम किया। फिर फाइनली आप देखेंगे कि उसी बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेना में भर्ती हुआ। मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र में युद्ध हो रहा था पूरी दुनिया में।
जर्मनी हार की कगार पर थी, उसी समय ये घायल हो गया, घायल होने के बाद हॉस्पिटल आया। मतलब इसके जीवन इस तरह से बीता कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सड़कों पर ये बेरोजगार की तरह इधर से उधर ढूंढा रहा था। एक छोटा सा पार्टी में जाकर के, जर्मन वर्कर्स पार्टी में जाकर के ये शामिल हुआ। फिर अपनी योग्यता और चालाकी के बल पर उस पार्टी के संस्थापक को बाहर निकाल करके पार्टी का नाम ही बदल दिया और नात्सी पार्टी रखा। और नात्सी पार्टी आने वाले समय में जर्मनी का सबसे बड़ा पार्टी बन गया, सबसे बड़ा और एक पार्टी बन गया। मतलब कि जर्मन का एक ही पार्टी था, वो नात्सी पार्टी था, जिन्होंने जर्मन में सरकार की स्थापना की और उसका चांसलर स्वयं हिटलर बन गया। एक मोटा मोटी संक्षिप्त बातें थी। पूरा विस्तार से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, ठीक है। इसके पार्टी के बारे में भी बात करेंगे, पार्टी किस तरह से काम करती थी, इसके पार्टी का अपना ध्वज था या नहीं, सभी चीजों से आप देखेंगे स्टेटमेंट वाला सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत करने के साथ आइए, जर्मन में नात्सी अधिनायक तंत्र की स्थापना और हिटलर। तो सबसे पहले हमें नात्सी या नाजीवाद पढ़ेंगे। देखिए, नात्सी और नाजीवाद में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करते हैं, है ना। नात्सी, नात्सी एक्चुअली हिंदी है, ठीक है, और इंग्लिश में इसे नाजी लिखा जाता है, तो इस तरह से नाजी, इसलिए कहीं कहीं नाजी डायरेक्ट लिख दिया जाता है और कहीं कहीं नात्सी लिखता है। हिंदी में इस तरह से नात्सी होगा, अंग्रेजी में नाजी ही होगा, बात एक ही है, वही बात कर रहे हैं। नात्सी कहें या नाजी कहें, वो हिटलर का ही पार्टी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात सबसे पहले देखिए, जब भी हम लोग कोई घटना पढ़ते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जिक्र करते हैं। पृष्ठभूमि हम लोग कहां से ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां से कई सालों से परिवर्तन नहीं हुआ होगा, या फिर कहीं एक ऐसी मुद्दा या एक ऐसी जगह जहां पर परिवर्तन हो गया होगा, है ना। जैसे हम लोग देखिए, अगर बात करें किसका, 1885 का कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं, तो 1885 के कांग्रेस अधिवेशन 1885 में हुआ, लेकिन जब उसके पृष्ठभूमि में झांकने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वहां से शुरू करते हैं। कहां से? लैंड होल्डर सोसाइटी से, जो पहली बार 1836 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, या फिर उसके बाद 1857 की क्रांति, फिर उस दौरान घटी विभिन्न घटनाओं, इन सारे चीजों को देखते हुए हम उस पार्टी के बारे में बात करते हैं, कांग्रेस के स्थापना की बात करते हैं। उसी तरह से जब हम जर्मनी में नात्सी की बात करेंगे, नात्सीवाद की बात करते हैं, तो एक पृष्ठभूमि देखना पड़ता है। पृष्ठभूमि ये कि आखिर नात्सीवाद का उदय किन पृष्ठभूमि में हुआ, आखिर क्यों जरूरी पड़ा जर्मनी में नात्सीवाद के गठन का, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात आ जाता है कि भाई पूरे दुनिया जो है दो खोए में बट गया, एक मित्र राष्ट्र कहलाए, दूसरी धुरी राष्ट्र कहलाए। धुरी राष्ट्र वो सेंट्रल पावर जो एशिया के यूरोप के जो सेंटर में है, जैसे आप देखेंगे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, है ना, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इसके साथ आप देख ले टर्की, ये सारे उस सेंटर में आते हैं। तो ये सारे धुरी राष्ट्र कहलाए और ये सब एक तरफ से लड़ रहे थे। अच्छा, इटली भी आता है, इटली भी धुरी राष्ट्र में ही आता है, लेकिन इटली इस समय धुरी राष्ट्र की तरफ से नहीं लड़ा, वो चला गया था मित्र राष्ट्र की तरफ से। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हम आप पढ़ाएंगे तो उस समय आपको पूरा का पूरा वो मैप में समझाएंगे कि धुरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं। तो फिर आपको जीवन में ये रटने की जरूरत नहीं होगी कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा था, मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा था, है ना। तो इतना याद रखिए कि धुरी राष्ट्र की तरफ से कौन लड़ रहा है, जर्मनी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में बाकी बड़े बड़े देश जैसे रसिया देखिए, जापान देखिए, यूके देखिए, अमेरिका देखिए, सब मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था, वो दूसरी खेमे से लड़ रही थी, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो जर्मनी जब उसके विरुद्ध में लड़ रहा था तो जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी को जगह जगह पर हार का सामना करना पड़ रहा था और यहाँ पर आर्थिक मोर्चेबंदी एकदम हो चुकी थी, खाना पीना लाले पड़ गए थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे। फिर भी उस कठिनाई में उन लोग युद्ध कर रहे थे कि आने वाले समय में युद्ध जीतेंगे और जीतेंगे तो हो सकता है उसमें परिवर्तन आए। लेकिन 1918 के आते आते पूरा स्थिति ही बदल गई और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है मित्र राष्ट्रों की तरफ चला गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में धुरी राष्ट्रों की पराजय हो गई और पराजय होते ही जर्मनी की जनता का जो स्थिति है वो बद से बदतर चला गया। क्यों भाई? अब पूरा का पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो जुर्माना लाद दिया गया वो धुरी राष्ट्र पर लाद दिया गया। धुरी राष्ट्र में अगर खास करके हम देखें तो सबसे ज्यादा हमें दिखाई देता है क्या
कि जर्मनी के ऊपर सबसे ज्यादा जुर्माना थोप दिया गया, उसके बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जिसे छीन लिया गया, उसके यहाँ कल कारखाने को बंद करने का आदेश दिया गया, उसके यहाँ आप देखेंगे कि हथियार बनाने का जितने भी फैक्ट्रियां थी सब पर पाबंदी लगा दी गई, लोग बेरोजगार हो गए, युद्ध से लौट करके आए सारे सेना बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे थे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में हालत इतनी खराब हो गई थी कि ठंड के दिनों में उन्हें सर छुपाने के लिए पैसा देना पड़ता था, मतलब जहां रहना है उन्हें पैसा देना पड़ता था, ठीक है, सर छुपाने के लिए। खाने के तो लाले पड़े थे, फिर भी ठंड में अपने बचने के लिए भी पैसा दे करके कतार लाइन लगी हुई थी और उस लाइन में रह करके वो लोग जो है अपने जीवन को यापन कर रहे थे। खैर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की स्थिति पूरा का पूरा खराब हो गया। अब यहां मजेदार वाली बात यह है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय जर्मनी का राजा कौन रहा होगा? जर्मनी के राजा क्या इसके प्रति कुछ नहीं सोच रहा था? जर्मनी के राजा क्या जनता के प्रति कुछ सोच रहा था अथवा नहीं सोच रहा था? तो जर्मनी का जो उस समय राजा था, है ना, जर्मनी का राजा सम्राट विलियम द्वितीय था। कौन था? सम्राट विलियम द्वितीय। अब सम्राट विलियम द्वितीय ने देखा कि भाई यहां तो मुश्किल हो गई है जर्मनी के जनता को संभालना, और वो आर्थिक तंगी हालत में इनके स्थिति में सुधार लाना, रोजगार देना कोई आम बात नहीं है। और इन्हें लगा कि अब हमसे ये स्थिति नहीं सुधर पाएगी, हमसे ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसे काबू से बाहर है। फाइनली इन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया और राज सिंहासन त्याग करके राजा विलियम द्वितीय जो है वो हॉलैंड चला गया। अब राजा वहां का शासन छोड़ दिया, चांसलर बचा हुआ है, प्रधानमंत्री वहां है, राजा केवल राज सिंहासन छोड़ करके चला गया। अब फाइनली जो है अराजकता की स्थिति आ जाएगी, शासन करने वाला जिनके अंदर में शासन हो रहा, शासित हो रहा जर्मनी, वो है ही नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले युद्ध हो जाता है बर्लिन में। क्या होता है? जब राज सिंहासन राजा छोड़ करके चला जाता है तो बर्लिन में सबसे पहले युद्ध हो जाता है। भाई बर्लिन में युद्ध होता है, इतिहासकारों का मानना है कि जो बर्लिन में पहली बार युद्ध हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, बर्लिन में जो पहली बार युद्ध हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और ये जो युद्ध है ना, ये युद्ध संपूर्ण जर्मनी क्रांति ही था। क्या था? संपूर्ण जर्मनी का क्रांति ही था बर्लिन का युद्ध। ठीक, अब इस युद्ध में, बर्लिन के युद्ध में वैसे लोग भाग लिए थे जो शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, वैसे लोग भाग लिए थे जो जर्मनी में गणतंत्र व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। तो इन लोगों ने क्या किया? तत्कालीन अस्थायी सरकार की गठन कर दिया। क्या किया इन्होंने? तत्कालीन अस्थायी सरकार की गठन कर दिया बर्लिन युद्ध के बाद। और इसमें आप देखें सबसे बड़ी बात है कि अनुशासित, स्वयं नियंत्रित, सम्मानित, शिष्ट मध्यम वर्ग, ये सारे लोग उस क्रांति में भाग लिए थे। ठीक है, और इन्होंने शीघ्र ही जर्मनी को एक गणराज्य घोषित करके और अस्थायी सरकार की गठन कर दी। अब इस स्थिति में जर्मनी चांसलर, उस समय जर्मनी का जो चांसलर है, जब ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, बर्लिन में क्रांति हो गई, तो जर्मनी का जो चांसलर है उसका नाम है प्रिंस मैक्स। क्या नाम है? प्रिंस मैक्स। प्रिंस मैक्स ने क्या किया? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो नेता था, क्या नाम है? फ्रेडरिक, है ना, फ्रेडरिक एबर्ट। तो प्रिंस मैक्स ने फ्रेडरिक एबर्ट को शासन सौंप करके वो भी शासन छोड़ दिया। बोला कि भाई अब स्थिति गड़बड़ हो रही तो हम भी शासन छोड़ देते हैं। तो प्रिंस मैक्स ने क्या किया कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या दल का जो व्यक्ति था, क्या नाम है? एबर्ट, है ना, फ्रेडरिक एबर्ट। एबर्ट याद रखिएगा, उतना ही से आपको एग्जाम में पकड़ में आ जाएगा कि एबर्ट कौन था। तो एबर्ट के नेतृत्व में शासन सौंप दिया। अब एबर्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी ये आई कि सबसे पहले हम संविधान सभा का चुनाव करवाएं। भाई चुनाव करवा करके एक सरकार का गठन करें, पार्टी विभिन्न क्षेत्र से पार्टी आएंगे, जीत करके देखते हैं किसकी बहुमत दल की सरकार बनती है। तो अब एबर्ट के पास एक सबसे बड़ी समस्या आ गई। इन्होंने क्या किया? सरकार बनने के बाद सबसे पहले संविधान सभा निर्वाचन कराने से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था, इन्होंने साइन करवा दिया। क्या किया? साइन करवा दिया। किस पर? युद्ध विराम संधि पर। तो आपसे सवाल यहां बना करके पूछ सकता है, बताइए युद्ध विराम संधि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कब हुआ? युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर जो है जर्मनी कब किया? 11 नवंबर 1918 को। ठीक, 11 नवंबर 1918 को हस्ताक्षर कर दिया, युद्ध विराम संधि हो गया। इस संधि की क्या खासियत है, क्या मेरिट डिमेरिट है, सब कुछ बताऊंगा। और
जनता ने क्या इसको सही समझा या गलत समझा उसके बारे में भी बात करेंगे। जनता ने इसे कायर घोषित किया या नहीं किया उसके ऊपर भी बात करेंगे। बस इतना याद रखिए, 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ कि एबर्ट ने जो युद्ध विराम संधि पत्र है कि भाई हमें युद्ध नहीं चाहिए, अब हम संधि करते हैं, जो कहेंगे आपकी शर्तें हम मान लेंगे। ठीक है, यहां पर ये संधि कर दिया। अब संधि करने के बाद इन्होंने क्या किया कि संविधान सभा निर्वाचन करवाना था, वोटिंग करवाना था, तो वोटिंग करवाने के लिए इन्होंने शुरू कर दिया। अब जैसे ही वोटिंग करवाने की बात कही वैसे ही आप देखेंगे कि एबर्ट के विरोधी खड़ा हो गए। पूरे जर्मनी दो गुटों में बट गया। एक राजतंत्र की स्थापना चाहते थे, दूसरे साम्यवादी सरकार चाहता था। एक ऐसे गुट था जो राजतंत्र व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, दूसरा ऐसा गुट था जो साम्यवादी सरकार की स्थापना करना चाहता था। अब एबर्ट इस परिस्थिति में क्या करे भाई? एबर्ट के पास कुछ उपाय ही नहीं है। इन्होंने कहा कि एक लास्ट मार्ग है, चुनाव करवा देते हैं। चुनाव में जो पार्टी जीत करके आएंगे, जिसकी सरकार बनेगी, उसी के आधार पर शासन चलेगी। तो एबर्ट ने चुनाव करवाया। अब चुनाव देखिए, चुनाव यहां होने वाला है 19 जनवरी 1919, समय याद रखना है, 19 याद रखना है तो याद हो जाएगा, है ना, 19 तो 19 जनवरी 1919 को राष्ट्रीय संविधान सभा निर्वाचन की घोषणा कर दिया कि इस दिन चुनाव होगा, जिसकी पार्टी बनेगी वो सरकार बनाएगी। अब यहां पर देखिए, एबर्ट घोषणा कर चुका है 19 जनवरी 1919 को। यहां पर टोटल जो है कितना मत पड़ता है? 3 करोड़ वोट पड़ता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के घटना आपको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। इतना डाटा, इतना फैक्ट आपको दिमाग में नहीं रखना है कि सर ये सब याद रखना है क्या, कितना वोट पड़ा कितना नहीं पड़ा था, नहीं, ये सब वोट आपके दिमाग में नहीं रखना है। बस एक समझिए कि जो 19 जनवरी 1919 को एबर्ट ने चुनाव की घोषणा किया था, उसमें क्या परिणाम निकला, उसका परिणाम याद रखना है ताकि आगे की बात जो है क्लियर हो जाए। तो 3 करोड़ वोट पड़ी। कितना करोड़? 3 करोड़। इस 3 करोड़ में आप देखेंगे कि 3 करोड़ जो वोट पड़ी, पूरे उस समय राष्ट्रीय संविधान सभा के जो सीटें हैं वो 421 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 421। और इस 421 सीटों पर कितने पार्टी खड़े हुए हैं? तो देखिए, एक है सोशल डेमोक्रेटिक, दूसरा है कैथोलिक सेंटर पार्टी, तीसरा है डेमोक्रेटिक दल, चौथा है नेशनलिस्ट दल, पांचवा है पीपुल्स पार्टी, छठा है स्वतंत्र समाजवादी। अच्छा, इसमें आपको कहीं नात्सी दल दिखाई दिया क्या? नहीं, अभी नात्सी पार्टी नहीं आया है ना। नात्सी दल, इसका मतलब है कि नात्सी दल की गठन अभी तक नहीं हुआ है। तो नात्सी दल की गठन कब होगा आगे हम लोग बात करेंगे, अभी उसकी पृष्ठभूमि में जा रहे हैं हम लोग, है ना। नात्सी दल अभी मार्केट में नहीं आया है, नात्सी दल बाद में आएगा। हिटलर का भी यहां पर कोई चर्चा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो 3 करोड़ वोट हुआ, लगभग 6 पार्टी खड़े हुए अपने अपने उम्मीदवार को लेकर के। इसमें सबसे ज्यादा है सोशल डेमोक्रेटिक, सबसे ज्यादा सीट मिला सोशल डेमोक्रेटिक। हालांकि इस चुनाव का परिणाम यह हुआ कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया जो अपनी सरकार बना पाए, है ना। किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया जो अपनी पार्टी का सरकार बना सके। हाँ, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इन सारे पार्टियों में अगर सबसे ज्यादा मत किसी को दिया गया तो वो दिया गया सोशल डेमोक्रेटिक दल को। किसको दिया गया? सोशल डेमोक्रेटिक दल को, जो एबर्ट की पार्टी है। किसकी पार्टी है? एबर्ट की, है ना। सोशल डेमोक्रेटिक, फ्रेडरिक एबर्ट इसी का व्यक्ति है, इसी का नेता है। तो उन्हीं के पार्टी का सबसे ज्यादा वोट मिला, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखें, जब वोट मिल गया तो अब इनके यहां आ गया कि अब सरकार का गठन किया जाए। उस समय तो भाई मैक्स साहब जो है वो डायरेक्ट क्या किए थे, उसको शासन सत्ता सौंप दिया था ना कि राजा चला गया है तो तुम लोग शासन संभालो। डेमोक्रेटिक दल उस समय बड़ी पार्टी थी। जैसे आप देखेंगे भारत आजादी के समय कांग्रेस को हाथों में सत्ता सौंप दिया गया, लो संविधान सभा बनाओ, अंतरिम सरकार की गठन करो और फिर संविधान सभा बन जाए तो अपने शासन चलाना शुरू करो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैक्स भी क्या किया है, यहां पर आकर के इन्होंने एबर्ट को पार्टी सौंप दी, डेमोक्रेटिक दल के हाथ में शासन दे दिया। अब डेमोक्रेटिक दल अगर शासन करते तो दिक्कत हो जाता, लोग उसके विरोधी में थे, है ना, क्योंकि डेमोक्रेटिक गणतंत्र व्यवस्था के संस्थापक हैं और वहीं साम्यवादी लोग जो हैं वो कहते हैं कि साम्यवादी सरकार की स्थापना हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजतंत्र व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब अब आया
वोट हो गया, चुनाव का परिणाम आ गया, उसमें हम देखें कि किसी का सरकार नहीं बना, डेमोक्रेटिक पार्टी को भी सोशल डेमोक्रेटिक दल को भी नहीं मिला। देखिए सोशल डेमोक्रेटिक दल और डेमोक्रेटिक दोनों अलग अलग पार्टी है ना। तो इन्होंने कहा कि अब सरकार, अंतरिम सरकार की गठन की जाए, जो अस्थायी सरकार, जो तत्काल जर्मनी के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए अस्थायी सरकार का गठन किया गया है, तो उस चीज को पहले भंग करें और उसके बाद अंतरिम सरकार की गठन किया जाए। अब पार्टी तो बना नहीं, तो फिर विभिन्न पार्टी मिलकर के सरकार बनाए, ठीक है। तो इसके लिए वाइमर में एक बैठक हो जाती है। क्या होती है? वाइमर में एक बैठक होती है, वाइमर स्थान, वाइमर नगर में बैठक होती है, वाइमर गणराज्य में जाकर के बैठक होती है। वहां पर सभी दल के पार्टी कुछ इसके नेतृत्व में जाते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक के नेतृत्व में, उसको समर्थन कर देते हैं और समर्थन करने के बाद ये सरकार अपना बना लेते हैं। क्या करते हैं? सरकार का गठन कर देते हैं, वाइमर गणतंत्र की स्थापना हो जाती है, वाइमर संघ की स्थापना हो जाती है यहां पर, है ना, अंतरिम सरकार की गठन हो जाती है। क्लियर हो गया? अब किसकी पार्टी बन गई? सोशल डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करने के बाद इसके अंतरिम सरकार का गठन हो गया, सरकार बन गई, पार्टी बन गया। अब इसी बीच में क्या करता है भाई? तो एबर्ट को राष्ट्रपति बनाया जाता है। अब वो विधिवत रूप से बना है, पार्टियों ने उसे चुना है, तो एबर्ट यहां पर राष्ट्रपति बनता है और फिलिप सिडमैन जो है उसे चांसलर बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? फिलिप सिडमैन को चांसलर बना दिया जाता है। सरकार बन गई, पार्टी आ गई। अब यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति जब इस तरह से है, तो किसी तरह से जर्मनी की स्थिति को काबू में पाया गया। अब इसके पास एक समस्या आया कि भाई हमें संविधान सभा बनाना है। क्या करना है? संविधान सभा बनाना है। ध्यान से समझिए और सुनिए, बड़ा मजा आएगा। संविधान सभा बनाना है, हर सरकार के पास वही है। हमारे भारत में आजादी के समय भी वही बात हुआ, अंतरिम सरकार की गठन हुई, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान बनाने के ऊपर वहां पर बहस चलने लगी, संविधान बनना शुरू हो गया और 1950 में भारत में जाकर के संविधान लागू हो गया, बन करके तैयार हुआ, फिर 1950 में जाकर के लागू हुआ। उसी तरह से आप देखेंगे कि जब अंतरिम सरकार का गठन किया, फिर उसके बाद एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। उस संविधान सभा में क्या क्या बातें हुई, इस चीज को समझिए। सबसे पहले कहा कि एक काम करते हैं, जितने भी 20 साल से ऊपर के लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी को वोट देने का अधिकार दे दे, है ना। क्या करें? सभी को वोट देने का अधिकार दे दे। और हम संविधान सभा के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी करते हैं। क्या? अधिकार घोषणा पत्र, ठीक है। तो एक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया। अब अधिकार घोषणा पत्र में क्या होगा? आपको भाषण देने की स्वतंत्रता दिया जाए, आपको लेखन लिखने की स्वतंत्रता दिया जाए, ताकि आप कुछ लिख सके, आप प्रकाशित कर सके, लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना। साहित्य समाज का दर्पण है, इस तरह से आप जानते ही। तो उसी तरह से कहा कि भाषण देने की स्वतंत्रता हो, लेखन लिखने की स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, हमें अपने जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, तमाम तरीके की स्वतंत्रता उस घोषणा पत्र में शामिल कर दिया गया। क्या किया गया? शामिल कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद वहां पर जो संविधान है ना, उसमें से जो लोकसभा है, जिसको लोकसभा जर्मनी में राइख स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मनी के लोकसभा के राइख स्टेट कहा जाता है। इस राइख स्टेट को क्या किया गया? कहा कि भाई जो राइख स्टेट या लोकसभा है, वो क्या करेंगे? उसके प्रति हमारी सरकार उत्तरदायी रहेगा, है ना। पूरा का पूरा जो वो वाइमर गणराज्य है, वो जो सरकार अंतरिम सरकार बनी है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहेगा, उसी के उत्तरदायी पे ये काम करेगी। वर्साई के संधि से जर्मनी के सभी नेताओं को रोष पैदा हो गया था। अब इसी बीच में आप देखेंगे कि वर्साई का संधि हो जाता है। अब वर्साई के संधि से क्या हुआ? लोगों को भाई रोष पैदा हो गया। रोष करने का ये स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से वर्साई के संधि में जर्मनी को अपमान किया गया था, अंतरराष्ट्रीय इज्जत की जितना उसको फलूदा बना दिया गया था, शायद ही दूसरा राष्ट्र होता जो उतने दिन तक रुकता। वो तो तत्काल बदला ले ही लेता, लेकिन उसके पास उस समय स्थिति नहीं थी। हिटलर ने तो यही किया ना, वर्साई संधि का बदला ही लिया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जन्म हो गया, ठीक है। तो वर्साई की संधि जो हुई, उसमें जिस प्रकार से धुरी राष्ट्रों के साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह से जर्मनी के ऊपर विभिन्न तरह के कानून लादे गए, जिस तरह से उनके ऊपर युद्ध की हर्जाना जबरदस्ती थोप दिया गया, बंदूकों की नोक पर रख करके उसके राष्ट्रभक्तों को संधि पत्र पर जो साइन करवाया गया, दुनिया में सबसे बड़ा अपमान बात क्या हो सकता है? इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है। कहता है कि वर्साई के संधि से जो राष्ट्रीय नेता थे या फिर वहां के लोग थे, उसमें रोष पैदा हो गई। और सिडमैन ने कहा, सिडमैन कौन है? चांसलर है। कहाँ के चांसलर है भाई? तो जर्मन के चांसलर है ना। अभी ये बने हैं,
अंतरिम सरकार में। तो सीडमैन ने बहुत अच्छा बात कहा कि वह कौन सा हाथ है जो इस प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर करने में झुलस नहीं जाएगा। मतलब कहा कि भाई आप गजब आदमी हैं, हमारे देश के जो प्रतिनिधित्व वहां वर्साई में गए हैं, जहां पर उसकी बैठक चल रही है, वहां पर आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इतने अपमानित संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, इतने हरजाना, इतने देश खो बैठा, इतने राज्य, इतने क्षेत्र खो बैठा। मतलब ये सीडमैन कहता है ना। हालांकि गणतंत्र व्यवस्था से लोग खुश नहीं थे, अभी भी लोग खुश नहीं थे, लेकिन इसलिए लोग खुश थे कि भाई हो सकता है गणतंत्र व्यवस्था स्थापित हुआ है तो आने वाले समय में जो जर्मनी के साथ व्यवहार किया गया उसमें परिवर्तन कर दे मित्र राष्ट्र। ठीक है। हिडेनबर्ग तथा कुछ अन्य भूतपूर्व सेनाध्यक्ष ने पुनः युद्ध आरंभ करने का विचार करने लगे, लेकिन जर्मनी अभी भी इस स्थिति में नहीं था। जब ये वर्साई की संधि हुई, वर्साई की बात सुना कि वर्साई में हमारे देश के गए राष्ट्र नेताओं के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया गया है, तो जो भूतपूर्व सेनाध्यक्ष थे, जो भूतपूर्व सेना से रिटर्न होकर के आए थे, इन लोगों में रोष पैदा हो गया। बोला कि भाई एक काम करो, तत्काल युद्ध जारी कर दो। ये युद्ध विराम संधि हस्ताक्षर एबर्ट ने किया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसको उम्मीद नहीं था कि वर्साई के संधि में इस तरह से होगा या वर्साई में इनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाएगा। तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये काम करो, हम लोग युद्ध शुरू कर दो। लेकिन कहां से युद्ध शुरू कर पाएगा? जर्मनी वो उस हालत में ही नहीं था, जर्मनी के पास सब कुछ खो चुका था भाई, तो जर्मनी युद्ध करने के हालत में ही नहीं था, है ना। और ऊपर से वर्साई के संधि में आप देखेंगे इसे निशस्त्रीकरण कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि तुम हथियार नहीं बनाओगे। ठीक है, फिर भी माना नहीं, आगे चल करके हिटलर बनाता ही रहा, उसकी सरकार आई। 31 जुलाई 1919 को राष्ट्रीय सभा ने संविधान के अंतिम प्रारूप को 75 के मुकाबले 262 मतों से पारित करवा दिया और 14 अगस्त 1919 को लागू हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वाइमर गणराज्य की संविधान कब लागू हुआ, है ना। तो वाइमर गणराज्य की संविधान जो है 14 अगस्त, 15 अगस्त को हमारे देश की आजादी है, 14 अगस्त पाकिस्तान की आजादी है। तो याद रह जाएगा, मुझे लगता है कि 14 अगस्त 1919 को क्या किया, वाइमर गणराज्य अपना संविधान लागू कर दिया, है ना। 31 जुलाई को ये क्या किया था, लाया था, क्या किया था, इन्होंने राष्ट्रीय सभा में लाया 31 जुलाई को। और 31 जुलाई में जब राष्ट्रीय सभा में आया इसका नया संविधान बन करके, तो वाइमर गणराज्य का अपना जब संविधान बन करके आया तो वहां पर वोटिंग हुआ। वोटिंग के दौरान इन्हें कितना वोट मिला भाई, तो 262 वोट मिला, मतलब पास हो गया, लागू करवा दिया। उस समय ना चाहते हुए भी लोग स्थिति को देख करके लागू कर दिए। तो 14 अगस्त 1919 को वाइमर गणराज्य लागू हुआ, राष्ट्रीय सभा में 31 जुलाई 1919 को लाया गया। इस बात को बहुत भली भांति अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर बाय द वे फैक्चुअल पूछे तो आप वहां पर क्लियरली जवाब दे सके। ठीक है। अब संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति को बना दिया गया। जो संविधान आया उस संविधान में बहुत सारी प्रावधान थी। देखिए, संविधान आती है तो पूरी सरकार, पूरी देश के संचालन व्यवस्था है। हम इतने ज्यादा संविधान यहाँ के नहीं पढ़ेंगे, हमें उसी चीजों पर चर्चा करना है कि संभावित आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे संविधान के अनुसार क्या हुआ कि कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति को बना दिया। कार्यपालिका का अध्यक्ष किसे बनाया गया, राष्ट्रपति को बना दिया गया। संसद के निर्वाचन बहुसंख्यक दल से राष्ट्रपति को अपना मंत्रिमंडल चुनने का अधिकार दे दिया गया। बोला क्या कि देखो इस संविधान में कि संसद के जो निर्वाचित बहुसंख्यक दल है उसके आधार पर राष्ट्रपति को अपना मंत्रिमंडल गठन करने का अधिकार मिल गया। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 7 वर्ष की गई। कितना की गई, देखिए अब ये स्टेटमेंट इसलिए आपको याद रखना जरूरी है ना कि बोलेगा कि वाइमर गणराज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहेगा, वाइमर गणराज्य के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान जो है 14 अगस्त 1919 को लागू हुआ। इस संविधान में, है ना, राष्ट्रपति के कार्यकाल 7 वर्ष तक किया गया। इस संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति को बनाया गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति को नहीं तो किसको बनाया गया होगा, भाई चांसलर को बना दिया क्या, या फिर उसी में गलती कर देगा। साथ साथ पूछेगा राष्ट्रपति के कार्यकाल 7 वर्ष है। जल थल वायु तीनों जो सेना का कमान है उन तीनों सेना का सेनापति बना दिया गया राष्ट्रपति को। जल थल और किसका, वायु,
तीनों कमान का ये सर्वोच्च सेनापति हो गया राष्ट्रपति। एक मंत्री परिषद था जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थी, जो मंत्री परिषद बनाया गया था। मैंने पहले ही बताया कि मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया और विदेशिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दे दिया गया। क्लियर हो गया कि विदेश के मामला है, विदेशिक मामला है, उसमें किसको अधिकार मिलेगा भाई? राष्ट्रपति को। वो अपने हिसाब से क्या करेगा? निर्णय लेगा। ठीक है, एबर्ट राष्ट्रपति है। प्रत्येक राज्य को कम से कम एक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार मिला कि जो 18 संघों का राज्य बनाया गया। कितना संघों का? 18 संघों का जो राज्य जर्मनी को घोषित किया गया, उसमें प्रत्येक संघ को कम से कम एक प्रतिनिधित्व भेजना ही है। वो भेज सकते हैं, उसके पास ये अधिकार है। लेकिन अगर कोई बड़े बड़े राज्य हैं, ठीक है, उस राज्य में जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर भेज सकते हैं। जैसे बड़े राज्यों में आप देखेंगे कौन कौन से हैं भाई? तो बड़े राज्य हो जाएंगे वहां पर जर्मनी के वाइमर हो गया, ठीक है, जर्मन म्यूनिक हो गया, बर्लिन हो गया, ये सब बड़े बड़े राज्य हैं। तो इन सारे राज्यों से में क्या करेगा? अपना बड़े बड़े प्रतिनिधित्व को भेज सकेगा। अब इसके साथ आप देखेंगे कि 2 सदन है, इन दोनों सदनों से सवाल पूछे गए हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन जर्मनी में वहां लोकसभा राज्यसभा नहीं कहा जाता। वहां पर लोकसभा को राइख स्टेग कहा जाता है और राज्यसभा को राइख सराट कहा जाता है ना? तो राइख स्टेग और राइख सराट, राइख स्टेग और राइख सराट वहां पर कहा जाता है सदन के दोनों सभा को। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा हमारे यहाँ कहा जाता है संसद के, लेकिन वहां पर जर्मनी में क्या कहा जाता है? राइख स्टेग कहा जाता है लोकसभा को और राइख सराट कहा जाता है राज्यसभा को। क्लियर हो गया? तो ये वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर कंफ्यूज कर गए थे वहां राइख स्टेग और राइख सराट में। ठीक है, अपने हिसाब से इसको बैठा लीजिएगा। अब आइए वाइमर गणतंत्र की समस्या। आखिर वाइमर गणतंत्र लागू हुआ तो इसके पास कुछ समस्या थी या भाई बड़ा आराम से एकदम मखमल मलमल के गद्दे पर सो रहा था वाइमर गणराज्य? समस्या तो होगा ना, समस्या तो बहुत सारा है। मैं गिनाने लगूं तो बहुत सारे समस्या होगा। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक संकट है वाइमर गणराज्य के पास। सबसे बड़ी समस्या वहां पर लोगों को रोजगार देने की है। सबसे बड़ी समस्या है वहां पर कि जो वर्साई की संधि में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इन्हें राष्ट्रहित का धक्का लगा या जो बेइज्जती किया गया उसका बदला ले, या फिर उस चीज को क्षतिपूर्ति करे, या फिर जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इनके प्रतिष्ठा को आघात पहुंची है उसे सुधार करे, उसके प्रतिष्ठा में वृद्धि करे। ये सारे क्या है? वाइमर गणराज्य के पास समस्या है। भाई सरकार बनी है तो सरकार बनने के बाद लोगों को तो यही उम्मीद होगा ना कि जो हमें अपमान हुआ है उस अपमान का बदला लो या फिर उसमें वृद्धि करो कि उसमें सुधार हो गया, अब किसी इसे अपमान की दृष्टि से नहीं देखेगा। बेरोजगार जो लोग हो रहे हैं उसमें सुधार करें। मुद्रास्फीति की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे रोके। लोग भूखे मर रहे हैं उस पर विचार करें। तो ये सारी समस्या कॉमन समस्या है। आप अपने राज्य की समस्या गिना करके वहां से समस्या को रिलेट कर सकते हैं, एग्जाम में ये काम कर जाएगा आपका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में भयंकर मुद्रास्फीति के कारण साधारण व्यक्ति की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गई। मुद्रास्फीति के साथ साथ उद्योगों में व्यापक अराजकता छा गई। क्या हुआ? व्यापक अराजकता छा गई। इसके अलावे जर्मनी मुद्रा की कीमत गिरती चली गई है ना। मैं एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए क्या गजब का वहां का जर्मनी की मुद्रा में गिरावट आई है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान में नहीं रखना है लेकिन जानने के भरोसे याद रख लीजिए। देखिए कहता है कि 1921 से पहले, दिसंबर 1921 से पहले जर्मनी का जो मुद्रा है उसको मार्क कहा जाता है ना, तो 1 पाउंड 20 मार्क के बराबर में था। ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 1 पाउंड 20 मार्क के बराबर था। लेकिन दिसंबर 1921 के आते आते 1 पाउंड 700 मार्क के बराबर हो गया। कितना हो गया? 700 मार्क के बराबर हो गया। वही 1 साल के अंदर देखिए 1922 में, है ना, 1922 में 3000 मार्क पहुंच गया। 1 पाउंड बराबर 3000 मार्क जर्मनी की मुद्रा का वैल्यू पहुंच गया। फिर आगे चले जाइए, दिसंबर 1922 मतलब दिसंबर खत्म हो रहा है और वही 3000 से 34,000 मार्क तक हो गया। अब बताइए कि कितना डेंजर यहां पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुआ। 1 पाउंड बराबर कभी 20 मार्क हुआ करता था और ये मात्र 2 साल के अंतराल में, 3 साल कह लें,
19, 20, 21, 22 है ना, 3 साल। तो 21 22 2 साल, 21 22 दिसंबर में तो 700, 1 डेढ़ साल के अंदर में ये 1 पाउंड में कितना चला गया, 34,000 मार्क, इतना वैल्यू गिर गया। अब सोचो कि अगर कोई सरकार जर्मनी के ऊपर 5 पाउंड का जुर्माना लगा दे, कितना, 5 पाउंड का जुर्माना लगा दे, तो इस स्थिति में इस समय इन्हें 5 गुने 34,000 करना होगा, उतना रुपया देना होगा। अगर वही चीज जर्मनी का जिस समय 20 मार्क बराबर था तो 5 पाउंड जुर्माना लगता तो 100 मार्क देना होता। कितना देना होता, 100 मार्क। तो भाई स्थिति तो गड़बड़ हो गई। क्या हो गई, जर्मनी की मुद्रा की कीमत जो है वो गिर गई। और गिरने के पीछे रीजन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, गिरने के पीछे रीजन है। तो ये समस्या थी कि उसमें सुधार किया जाए, कैसे पाउंड और मुद्रा का वैल्यू को नजदीक लाया जाए। भाई इतना जो 34,000 तक चला गया उसको कम किया जाए। वाइमर गणराज्य के पास समस्या है। अब वाइमर गणराज्य व्यवस्था को सुधारने में असफल नजर आ रही थी। क्या हो रहा था, वाइमर गणराज्य व्यवस्था को सुधारने में असफल नजर आ रही, बड़े बड़े समस्या थी। आपको एक चीज बताते हैं, मजेदार वाली बात है। देखिए कभी कभी आपका लक फेवर करता है ना, तो कहते हैं कि किस्मत चरचरा जाती है, दिन दुगुना और रात चौगुना हो जाता है। नाथसी पार्टी उस समय जब आई जर्मनी में, नाथसी पार्टी की सरकार जर्मनी में उस समय बनी जब लगभग व्यवस्था में सुधार हो चुका था। जब लगभग व्यवस्था में सुधार हो चुका था उस समय नाथसी पार्टी सरकार में आई और बहुत तेजी से वो कब्जा कर लिया। तो लोगों को लगा कि नाथसी की सरकार बढ़िया है ना। अब आपको हम बताते हैं, हालांकि कोई अन्यथा इसको मत लीजिएगा, जब हमारा देश आजाद हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री थे। अब जब देश आजाद हुआ था उस समय का सिचुएशन देखिए कि कितनी विकट परिस्थिति रही होगी, कितनी भयंकर परिस्थिति रही होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि शांति व्यवस्था स्थापित करे, लोगों को संतुष्ट करे, लोगों को रोजगार दे, अर्थव्यवस्था में सुधार करे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बनाए रखे। कितनी बड़ी समस्या रही होगी। और जब अगर अभी मोदी जी की सरकार है ना, मैं पहले कह चुका हूं कि इसको अन्यथा में नहीं लीजिए, जब मोदी जी की सरकार है तब व्यवस्था तो बहुत कुछ सुधरा हुआ है। अरे भाई आपके पिताजी घर बना दिए, उनको जब घर बना रहे थे जंगल साफ करके भूमि में तब्दील किया, उस भूमि में फाउंडेशन करके ईंट नींव प्लिंथ रखे, प्लिंथ रख करके उन्होंने दीवार खड़ा किया और आपको दीवार के बाद ढलाई करके उस घर में रहने का सिर्फ जिम्मेदारी मिला। और आपने क्या किया कि उस दीवार के ऊपर सिर्फ छत ढाल दिए और छत ढालने के बाद उस घर में एंट्री कर गए तो लोगों के यहाँ वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने तो सर दिया, सर को छुपाने के लिए छत दिया। हमारे पिताजी ने क्या किया, यही कहते हैं ना कि हमारे पिताजी ने क्या किया, उन्होंने तो एगो घर भी नहीं ढाल पाया था। घर तो हमने ढाला जो आज हम सब परिवार आराम से रह रहे हैं। लेकिन मूर्ख उस चीज को तुमने भूल गया कि जो ये जंगल जहां आप रह रहे हैं वो कभी जंगल हुआ करता था और उसे रहने योग्य बनाया उस परिस्थिति में। तो वाइमर गणराज्य के पास यही स्थिति हुई। वाइमर गणराज्य जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चारों तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये समस्या में घिरी हुई थी, तब सरकार की जिम्मेदारी लिया था। और सरकार की जिम्मेदारी लेने के बाद जब लोगों की आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पा रहा था तो भाई नाथसी इसका लाभ उठाया, बोला तुम पार्टी को छोड़ दो, तुम सरकार छोड़ दो, है ना, और हम सरकार में आते हैं। वाइमर गणराज्य तो काफी लंबे समय तक शासन चलाया। वाइमर गणराज्य ने अच्छा खासा जर्मनी की स्थिति को सुधारने का काम किया। ये मेरे नजरिए से है, मैं जब आप उसे एनालिसिस करिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन नाथसी पार्टी 1920 में गठन हो चुकी थी, 1936 में जाकर के आप सरकार बनाए हैं। 16 साल कहां थे आप? इस विकट परिस्थिति में आप कहां थे? जब पूरी दुनिया आर्थिक महामंदी के दौर से गुजर रहा था उस समय आप कहां थे? तो वही कह रहा है कि भाई यहां पर आप देखेंगे वाइमर गणराज्य की जो व्यवस्था थी उसमें सुधारने में असफल दिखाई दिया। लगा कि लोगों को लगा कि वाइमर गणराज्य हमारी व्यवस्था को सुधार नहीं पा रही है। ये सब चीज बड़ी गौर से समझने वाली बात है, ठीक है। व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रही है, लोग भी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जनता का क्या काम है? राजनीतिक
नेताओं के बहकावे में आना। राजनीतिक नेता आपके समक्ष ऐसे बोलेंगे जैसे लगेगा कि वो कल हमारे घर दाल चावल पहुंचा देगा। हमारे यहाँ अगर सरकार है तो सरकार अगर कोई काम करने में असफलता दिखाई दे रहा है, वो प्रयास कर रहा है और उसके बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे वहाँ के मुद्दे हैं, वहाँ की जड़ें हैं, वहाँ की स्थिति है, परिस्थिति है, तो उस समय में विरोधी नेता काम में आते हैं। विरोधी नेता कहते हैं कि हमको सरकार बना दो भाई, तुम लोग जनता विरोध काहे नहीं करते हो, सब तो लूट के ले जा रहा है, विरोध काहे नहीं करते हो, विरोध करो। आज पूरे देश दुनिया में मोदी सरकार हमारे आए हैं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को ठीक करने में लगे हुए हैं, लोगों की दशा सुधारने में लगे हुए हैं, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, उस बेरोजगारी और भूखमरी को रोकने में लगे हुए हैं। विपक्षी वाले कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है 5 साल में, 10 साल में इन्होंने क्या किया। अरे तुमको तो विरोध करना चाहिए, ये तो असफल नेता है, सफल कहाँ है। और लोग विरोधी नेताओं के बहकावे में आकर के विरोध करना शुरू करते हैं, परिस्थिति को वो समझ नहीं पाते हैं। वही काम हुआ जर्मनी में कि जर्मनी में आप देखेंगे कि जब ये असफल हो रहा था, बार बार स्थिति को नहीं सुधार पा रहा था, इधर आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर कर्जा थोपा गया है, जर्मनी के ऊपर कर्जा देना है इनको, ये कर्जा ले रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका कर्जा दे रहा है ताकि इनके यहाँ खाना पीना मिल सके, है ना, व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, फैक्ट्री कल कारखाने को चालू करने में लगे हैं और विरोधी नेता इसके विरोध करने में लगे हैं। इसका दुर्भाग्य देखिए कि पूरे विश्व मंदी आ जाती है उस समय। भाई आपके घर में खाने के लाले पड़े हैं, दुकानदारी भी बंद हो गया, तब क्या होगा, समस्या गंभीर होगी ही होगी। वही काम हुआ। तो ये जब असफल हो रहा है तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, विरोधी नेता के बहकावे में लोग आने लगे और मुद्रास्फीति, बेरोजगारी थम नहीं रही थी। वाइमर गणराज्य की सरकार में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी थम नहीं रही थी। 13 मार्च 1920 को डॉक्टर उलंग फांग बान कैप तथा वाल्थर वान लुतवित्स ने सरकार गिराने की कोशिश किया। इसी समय नहीं आता है मौका कि हम सरकार बना देंगे। तो 13 मार्च 1920 को डॉक्टर उल्फांग बान कैप और वाल्थर वान लुतवित्स ने सरकार गिराने की कोशिश किया, लेकिन वो असफल रहा। वाइमर गणराज्य अपनी शक्ति के माध्यम से उसे दबा दिया। आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आंदोलन में कूद पड़ते हैं। विद्यार्थी तो और पहले कूद पड़ता है, उन्हें लगता है कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा इस देश दुनिया में कोई है ही नहीं, और आंदोलन में हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। आंदोलन के रियली चीज, जाइए आंदोलन में, ऐसा नहीं कहते नहीं जाइए। गांधी जी ने भी पूरे लोगों को आंदोलन में ले जाए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में। गांधी जी एक बहुत बड़े मतलब कि आंदोलन किए, बहुत बड़े पूरे देश का वो नेतृत्व किए। अगर मान करके देखे तो आप आंदोलन में जाइए, नहीं कहते हैं कि मत जाइए, लेकिन उससे पहले जाइए कि वो आंदोलन किस परिस्थिति में हो रहा है, किस चीज को लेकर के हो रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता सीखने के लिए ये मुझे आंदोलन में धकेल रहे हैं। इन सारे चीजों को एनालिसिस करके पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह उसके बाद आप आंदोलन में जाइए, है ना। तो वही हुआ कि एक बार 13 मार्च 1920 को दो ऐसे विरोधी नेता हैं जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश किया, लेकिन सरकार गिरी नहीं, वाइमर गणराज्य चल पड़ा। अब आगे चलिए और आगे देखिए 1923, 3 साल बाद एक फिर व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का नाम है हिटलर। क्या नाम है? हिटलर। 1920 में उन लोगों ने गिराने की कोशिश किया, वान साहब ने। 1923 में 3 साल बाद जब स्थिति और गंभीर हो रही थी, लोगों का दिन दशा और खराब हो रहा था, तब हिटलर आया अपनी पार्टी को लेकर के, नात्सी दल को लेकर के, और हिटलर ने भी सरकार गिराने की कोशिश किया। दुर्भाग्य कि हिटलर पकड़े गया, हिटलर असफल हुआ। वो सरकार को हटाना चाहा, वाइमर गणराज्य समाप्त करना चाहा, लेकिन वाइमर गणराज्य ने सख्ती से हिटलर को कुचल दिया, हिटलर को दबा दिया। हिटलर को गिरफ्तारी हुई, हिटलर 5 साल के लिए जेल के अंदर चले गए। यहीं पर वो मीन काम्फ लिखते हैं अपने पुस्तक, है ना, तो ध्यान रखिएगा। हिटलर 1923 में राजसत्तावादियों ने गणतंत्र सरकार को समाप्त करने का प्रयास किया, जिसमें हिटलर भी था। हिटलर जो है असफल रहा, ध्यान रखिएगा।
ल्यूडेनफोर और हिटलर दोनों को दंडित किया गया, दोनों की सजाएं हुई, 5 साल की सजा सुनाई गई। कितने साल की? 5 साल की। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी के ऊपर हर्जाना के रूप में एक बड़ा रकम थोप दिया गया था। कल कारखाने बंद हो गए थे। कई छोटे छोटे औद्योगिक नगरों पर मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। ये उनके पास समस्या देखिए, कहता है कि समस्त जर्मनी का व्यापार चौपट हो चुका था, अर्थव्यवस्था डैमेज हो चुकी थी। वर्साई संधि में उसे घोर अपमान सहना पड़ा था। किसे? वाइमर गणराज्य, वाइमर सरकार को, जर्मनी सरकार को अपमान सहना पड़ा था। तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे उसके ऊपर। 1925 में लोकार्नो संधि द्वारा फ्रांस और जर्मनी के बीच तनाव थोड़ा सा कम करने की कोशिश किया गया। 1925 में एक संधि हुई थी, ये संधि नाम याद रख लीजिएगा, लोकार्नो की संधि है। कब हुई है? 1925 में। लोकार्नो की संधि किसके किसके बीच हुई है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। आपको यहां से स्पष्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 1925 में हुई लोकार्नो की संधि किसके किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। या पूछेगा कि लोकार्नो की संधि कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। क्यों हुआ था? फ्रांस और जर्मनी के बीच में तनाव को कम करने के लिए। 1926 में जर्मनी को राष्ट्र संघ का सदस्य बना लिया गया। हालांकि आप देखेंगे कि वाइमर गणराज्य के शासनकाल में धीरे धीरे, है ना, कर्ज को भी माफ कर दिया गया, और जितने कर्ज इनके ऊपर थोपा गया था उसे एक बार देने के लिए टाइम नहीं बल्कि कई साल टाइम दिया गया था कि आप मित्र राष्ट्रों को कर्ज इतना धीरे धीरे करके देंगे। फिर और धीरे धीरे कर्ज को हटाते भी गया। लगा कि जर्मनी नहीं दे पाएगा तो कर्ज में कटौती भी किया गया कि आपको कर्ज में कटौती करते हैं। आगे चल करके 1926 में पुनः जर्मनी को राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया गया। अब थोड़ा थोड़ा इसका इंटरनेशनल व्यवस्था ठीक होगा। अभी भी जर्मन समस्या समाप्त नहीं था कि 1929 में फिर से एक बार विश्वव्यापी संकट उत्पन्न हो गया। वाइमर गणराज्य का ये दुर्भाग्य देखिए, ये एक बार फिर से यहां पर क्या हुआ, 1926 में राष्ट्रसंघ बना, थोड़ा बहुत इनकी स्थिति में सुधार हो रही थी, लेकिन 1929 में, है ना, विश्वव्यापी संकट उत्पन्न हो गया, कारखाने बंद हो गए, लाखों की संख्या में फिर से बेरोजगार होने लगे। अमेरिका ने भी इस समय ऋण देने से मना कर दिया। भाई, अमेरिका का जो दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार था वॉल स्ट्रीट, वो गिर चुका था, है ना, धाराशायी हो चुका था। रातों रात उससे शेयर होल्डर अपने पैसे निकाल लिए और अमेरिका अब कर्जा देने से क्या किया? इनकार कर दिया, जिससे जर्मनी की स्थिति बिगड़ गई। अब इसी बीच हिटलर का उदय हुआ और नाथसी क्रांति सत्ता जो है पलटने की कोशिश करने लगा। क्या करने लगा? इसी बीच में हिटलर का उदय हुआ और हिटलर के दल, नाथसी पार्टी, नाथसी दल ने सत्ता पलटने का कोशिश किया। क्लियर? अब यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं हिटलर एवं नाथसी दल का उत्कर्ष। क्या पढ़ते हैं? हिटलर एवं नाथसी दल का उत्कर्ष। एक वाइमर गणराज्य के बारे में जान लिया, एक सिंपल कंसेप्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया, वाइमर गणराज्य। क्लियर है? तो वाइमर गणराज्य देख लिया हमने। अब वाइमर गणराज्य की समस्या या फिर वाइमर गणराज्य किस तरह से शासन में आया, किस तरह से संविधान वगैरह लागू किया, सब कुछ हमने बताया। अब समझते हैं हिटलर एवं नाथसी दल का उत्कर्ष। हिटलर एवं नाथसी दल, तो सबसे पहले हिटलर की थोड़ी बायोग्राफी जान ले। हिटलर है कौन, है ना, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ, हिटलर किन परिस्थिति में इतने सर्वशक्तिशाली व्यक्ति बन करके उभरा, तो इन सारे चीजों को देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है, ये रटने वगैरह चीज नहीं है। इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ, 89 कहते 1889 को हुआ, ठीक है, 20 अप्रैल 1889 को, 1889 में। कहां पर हुआ? ऑस्ट्रिया, है ना, उस समय हंगरी का भाग हुआ करता था। तो ऑस्ट्रिया के एक छोटा सा शहर ब्रानो में हुआ। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछे, ब्रानो, ठीक है, छोटा सा है, फंसाने के लिए। भाई एग्जाम में लड़का को छांटना रहता है तो कैसे छाटेंगे? उन लड़कों को छाटेंगे जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो पूछेगा हिटलर का जन्म कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया पूछेगा, सबको ही मार देगा। लेकिन ब्रानो पूछ देगा, वाइमर बोल देगा, ब्रानो, वाइमर, म्यूनिक, है ना, और वर्साई, तो आपको लगेगा कि आखिर हुआ कहां था। तो ब्रानो में हुआ था। ये इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके परिवार की स्थिति निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब मध्यम वर्ग परिवार था, उसमें भी ये निम्न कोटि का था, वहां पर हुआ। इनके पिता का कोई खास धन संपत्ति था नहीं, लेकिन फिर भी इनके माता पिता का इच्छा था कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके सेना में जाए, बढ़िया काम करे, है ना। तो ध्यान रखिए, इनके पिता का नाम है क्लारा हिटलर। क्या नाम है? क्लारा हिटलर।
और इनके माता का नाम है अलोइसा हिटलर। अलोइसा हिटलर, ये माता पिता का नाम याद रखने से जरूरत नहीं है, बस हिटलर का नाम याद रखिए। उनके जन्म स्थान ब्रानो में हुआ याद रखिए, इनका जन्म ब्रानो में हुआ, मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, ये बात को ध्यान में रखिएगा। मध्यम वर्गीय परिवार इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, ताकि आपको हिटलर के पढ़ते समय अंदर से वो भावना उत्पन्न हो कि भाई सोचिए ये हिटलर कितना गरीब परिवार में जन्म लिया था, है ना। तो हिटलर एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया और इसके माता पिता क्या चाह रहे थे, तो माता पिता चाहते थे कि भाई ये असैनिक सेवा में जाए, मतलब आईसीएस एग्जाम वगैरह पास करके उस तरह का पोस्ट पर जाए। देखिए इनके पिता एक समान सीमा शुल्क अधिकारी था, सामान्य मतलब साधारण, कोई खास पेमेंट नहीं था, बस रोजमर्रा का दिन चल जाता था। तो इनके माता पिता का मानना था कि हमारा बेटा एक असैनिक सेवा में जाए। जैसे अभी आपको पूछे असैनिक, बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आता कि असैनिक सेवा क्या होता है, ठीक है। तो इनका कहना था कि हमारा बेटा जो है असैनिक सेवा में जाए और स्थिति को सुधार करे, वो देश में प्रवेश करे, बढ़िया पढ़ लिख करके काबिल बने, ठीक है। लेकिन बात तो सही था कि ये चाहता था। 1908 में वह वियना में वास्तुकला का अध्ययन करने चला गया। पढ़ने लिखने में कहा जाता है कि इनको मन नहीं लगता था, पढ़ता था, एग्जाम देता था, फेल हो जाता था। आप में से कितना ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे सब्जेक्ट था जिसमें ये पास ही नहीं कर पाता था। तो ये चित्रकारी में बढ़िया मन लगा लिया, बोला कि भाई मुझे पेंटिंग वगैरह करना। और विदेशों में तो ये होता है, आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आपके अंदर कला होना चाहिए, आपके पास किसी एकेडमिक या संस्थान का डिग्री नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम एमए बीए कर लिए हैं और हमारे पास नॉलेज नाम का चीज नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई हुनर नहीं है। हमारे देश आज यही में पीछे, हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आपके पास डिग्री तो है लेकिन हुनर नहीं है। आपके पास हुनर, आपको अगर चित्रकारी में मन लगता है तो विदेशों में है, चित्रकारी करके अपना जीवन पाल लेंगे, बढ़िया पेंटिंग, एक से एक पेंटिंग बिकता है, आप देख भी करते। तो इनका मन नहीं लग रहा था, ये वियना गए, वियना में वास्तुकला का अध्ययन किया और हिटलर मानचित्र तथा अलंकृत करने लगा। उन्हें लगा कि भाई हमें इसी में मजा आता है, पेंटिंग उंटिंग करेंगे, किसी राजा रजवाड़े के घर में करेंगे, कभी कहीं करेंगे, तो मेरा जीवन यापन बढ़िया से हो जाएगा। क्लियर। हिटलर के पिता मर गए। अब मरने के बाद सारे जिम्मेदारी हिटलर के ऊपर आया। क्या हुआ, हिटलर के पिता मर गए। अब ये वियना में एक शिल्पी का काम कर रहे थे, लेकिन कोई खास उन्नति नहीं दिखा, तो ये वियना छोड़ करके म्यूनिख चले गए। कहां चले गए, म्यूनिख। 1912 का समय है, म्यूनिख चले गए और म्यूनिख जाने के बाद वहां पर चित्रकारी करने लगे। इनके पास हुनर था, शिल्पी कला, चित्रकारी वगैरह का काम था। तो वियना में काम छोड़ दिया और वियना में काम छोड़ने के बाद ये कहां चले गए, तो वियना के बाद ये म्यूनिख चले गए 1912 में। और 1912 में जाकर के ये चित्रकारी करने लगे। क्या करने लगे, चित्रकारी करने लगे। और इनका सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हमें तो लगता है कि भाई हिटलर का सौभाग्य ही था कि 1912 के बाद इसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार के शुरुआत में एक सिंपल से सेना में जाकर के बहाली हो गया, ठीक है। और जब ये सेना में गया, सेना में बहाली हुआ तो युद्ध लड़ रहा था। युद्ध लड़ने के दौरान कहा जाता है कि इनके आदम्य साहस को देख करके सामने वाले सेना या दुश्मन जो है थर थर कांपने लगते थे, ठीक है। और इनके आदम साहस के चलते ही इन्हें आयरन क्रॉस दिया गया था, ठीक है। एक पद मिला था फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, आयरन क्रॉस। आयरन क्रॉस इनके आदम साहस के चलते मिला था। युद्ध में खतरनाक तरीके से ये युद्ध करता था, सैनिकों को संचालित करता था। सोचिए, सेना होने के बाद, सेनापति नहीं था ये, फिर भी अपने सैनिकों को इस तरह से जोड़ करके रखा था कि भाई सामने वाले दुश्मन थर्राते थे। क्लियर। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस सेना में युद्ध के दौरान इन्हें चोट लग गया, घायल हो गया युद्ध के मैदान में। और घायल होने के बाद ये वाला जगह याद रखिएगा, है ना, पामेरनिया के अस्पताल में इन्हें भर्ती कर दिया गया। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता था गांधी जी के किस स्थान पर उठा करके फेंक दिया जाएगा, उस स्थान के बारे में लोग पूछे, है ना। तो जब क्वेश्चन सेटर का दिमाग अगर झड़प जाता है तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जब हिटलर घायल हुआ तो उसे कहाँ के अस्पताल में भर्ती किया गया था। आपको लगेगा ऐ साला इतना दूर तक ये जाकर के पूछ दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, पामरेनिया का जो अस्पताल है, पामरेनिया शहर है, वहीं पर पामरेनिया शहर में वहीं पर युद्ध कर रहा था। तो उसी के तत्कालीन हॉस्पिटल में, जो सेना का हॉस्पिटल था, सैनिकों के लिए था। किसके लिए था, सैनिकों के लिए था। तो उसी सैनिकों के हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती कर दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार अंतिम के कगार पर था। 1918 के समय में इन्हें चोट लगा था, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि ये तो भर्ती हो गए, इसी बीच पता चला कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई है ना।
युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। बड़ा अच्छा कहा जाता है कि जब युद्ध विराम की घोषणा सुना कौन, हिटलर, तो हिटलर के जो खून थे वो खौल गए, गर्म हो गया। यहां तक कि कहा जाता है कि जब ये हॉस्पिटल में भर्ती था हिटलर और पानी सलाइन हो रहा था, हिटलर को पता चला कि युद्ध विराम हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के साथ जर्मनी हार का मुंह देख लिया, जर्मनी हार गया है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो वो सलाइन वाला पानी वगैरह सब कबाड़ करके फेंक दिया था और बोला था कि अब भी जाकर के युद्ध करना है ना। फाइनली इन्होंने दोष दिया, इन्होंने कहा आपा अपना इसलिए मैंने लिखा कि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार की जैसे खबर सुना कि जर्मनी हार गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, और हिटलर जो था वो अपना आपा खो बैठा। क्या किया? आपा खो बैठा। और पराजय होने का कारण कहा कि यहाँ मतलब जर्मन के बुजदिल नेता ही है। कौन है? जर्मन के बुजदिल नेता है, जिसके चलते पराजय का मुझे मुंह देखना पड़ा आज। कुछ वर्ष तक म्यूनिख में इधर उधर भटकता रहा, घूमता रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, बेचारा स्वस्थ हो गया और म्यूनिख के सड़कों पर इधर से उधर भटकता रहा। इनका जीवन तो बेकार हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में सारे सैनिकों को फिर नौकरी कहाँ मिला। तो ये भटक रहा था। जर्मनी वर्कर्स पार्टी में एक सदस्यता ग्रहण कर ली। क्या क्या इन्होंने? जर्मनी के वर्कर्स पार्टी में जाकर के ये अपनी सदस्यता ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करने के बाद जो ये जर्मन वर्कर्स पार्टी है, ध्यान रखिएगा इस पार्टी का नाम प्रारंभ में है जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है ये बड़ा उग्रवादियों का पार्टी था भाई, उग्र मिजाज के लोगों का था। ये पार्टी वैसे लोगों के लिए था जो सेना से वापस लौट करके आए थे, युद्ध के में सेना का काम किया और वापस लौट करके आया था। उग्र मिजाज के लोग थे, उन लोगों ने इस पार्टी को गठन किया था, है ना। और इसका उद्देश्य था अपमान का बदला लेना। क्या करना? अपमान का बदला लेना। तो ये सिचुएशन सब देश में क्रिएट हो जाता है कि अपमान का बदला लेना है, उसके लिए एक पार्टी गठन करो और चलो उसके विरोध में युद्ध करेंगे, ठीक है। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी, मैं पूरे डिटेल बताता हूं जर्मन वर्कर्स पार्टी की कहानी। आज सुन ही लीजिए कि जर्मन वर्कर्स पार्टी है क्या। इस जर्मन वर्कर्स पार्टी में मई 1919 में हिटलर को क्षेत्रीय सेना के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण विभाग के कार्य सौंप दिए गए। मतलब 1919 में क्या हुआ कि हिटलर को एक काम मिला था। काम था क्या? क्षेत्रीय सेना के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण विभाग, कहा जाता है कि यह गुप्तचर विभाग के रूप में काम करता था। इस दौरान इन्हें म्यूनिख में बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुआ था, बहुत सारे लोग इनके दोस्त भी बन गए थे, है ना। ये गुप्तचर की तरह काम करता था, सूचना वगैरह देने का काम करता था। 1919 में, मई 1919 में ये ज्वाइन किया था। देखिए जर्मन वर्कर्स पार्टी के संस्थापक है एंटन ड्रेक्सलर। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी, ठीक है। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1918 में, उसके संस्थापक हैं एंटन ड्रेक्सलर। और इसके बाद 1919 में हिटलर जो है क्या किया है कि हिटलर क्षेत्रीय सेना के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो जर्मन वर्कर्स हिटलर पार्टी में जाकर के जुड़ा, ठीक है। कहता है जब हिटलर इस पार्टी में शामिल हुआ तो लोगों का उत्साह बढ़ने लगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में 54 को लोग जुड़े थे। जब ये पार्टी गठन हो रहा था तो 1918 में, तो उस समय इनमें मात्र सदस्यों की संख्या 54 थी। लोग इसको वैल्यू नहीं दे रहे थे, लोगों को लगता नहीं था कि ये बदला ले पाएगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम, लेकिन जैसे ही हिटलर उस पार्टी में ज्वाइन किया, जैसे ही हिटलर उस पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया, कहा जाता है कि लोगों में उत्साह बढ़ गया और लोग लाइन लगा दिए कि मुझे भी जर्मन वर्कर्स पार्टी में जाना है, मुझे भी जर्मन वर्कर्स पार्टी में जाना है, हमारे नेता हिटलर आए हैं उसमें, है ना। एकदम लाइन लग गई, संख्या बढ़ने लगी, तादादों की संख्या बढ़ने लगी। अप्रैल 1920 में इस पार्टी का नाम बदल करके राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन दल, संक्षेप में नात्सी दल रखा गया। समझिए, जब जर्मन वर्कर्स पार्टी का क्या हुआ, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, उसकी संख्या में वृद्धि होने लगा, ठीक है, उसकी संख्या में वृद्धि होने लगा। हिटलर के जुड़ते ही हिटलर ने कुछ किया या ना किया, हिटलर ने काम किया कि जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम ही बदल दिया और कहा कि ये जर्मन वर्कर्स पार्टी अच्छा नहीं लग रहा है, ये राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल है, मतलब संक्षेप में नात्सी दल है। क्या है? नात्सी दल। तो यही है जर्मन वर्कर्स पार्टी आगे चल करके नात्सी दल में तब्दील हो गया, आगे चल करके नात्सी दल पार्टी में
परिवर्तित हो गया, है ना। अब इसी समय कहा जाता है कि जो इसका संस्थापक था जर्मन वर्कर्स पार्टी, तो थोड़ा वो उग्र मिजाज का था, उग्र विचारधारा के था, तो इन्होंने क्या किया, हिटलर मौका देखते ही उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। सबसे पहले पार्टी का नाम चेंज किया, पार्टी का नाम चेंज करने के बाद जो इसके संस्थापक है उसे बाहर निकाल दिया, बोला तुम निकलो, तुमको जरूरत नहीं है, और पार्टी का जो संपूर्ण शक्ति है अपने हाथों में ले लिया। जर्मन वर्कर्स पार्टी का जो संपूर्ण शक्ति है क्या किया, इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। क्लियर। चलिए अब यहां पर देखें, पार्टी का मतलब हो गया, समझ गए। इन्होंने नाम रख दिया सोशल जर्मन सर्म दल, जिसको संक्षेप में नात्सी पार्टी कहा गया। अब इस पार्टी का सर्वोसर्वा बन गया हिटलर। 1920 में उसके संस्थापक को भगा दिया, नाम को बदल दिया, है ना। अब उसने अर्स्ट रोहेम, सुफर्ड हेस, अल्फ्रेड रोजेनबर्ग, गेल्फ्रिड्स, फेडर रहमान, गोरिंग, जूलियस स्ट्रीचर आदि सारे लोगों को शामिल करने लगा। ये वैसे लोग थे जो उस समय काफी पॉपुलर थे। इन सारे लोग जो है उस दल में शामिल होने लगा। हिटलर पार्टी का फ्यूमर बन गया। फ्यूमर का मतलब होता है नेता। ये VVI में कर दिया हूं, मुझे लगता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए पूछेगा कि फ्यूमर का अर्थ क्या होता है, बस छोटा सा, है ना। फ्यूमर का मतलब बताएं, तो मतलब क्या होता है, नेता। ठीक है, फ्यूमर का मतलब क्या होता है, नेता। क्लियर हो गया यहां तक। दल का प्रतीक क्या है, स्वास्तिक चिन्ह है। मैं अभी बता दूंगा दल का प्रतीक क्या है, स्वास्तिक चिन्ह है। इन्होंने अपना गीत, अपना अभिवादन, अपने नारे और अपनी रैलियां निकालना शुरू कर दिया। अपनी निजी सेना थी जो भूरी कलर के कमीज पहनती थी। इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया, म्यूनिख में स्थापित किया गया। क्लियर यहां तक। ठीक है, तो हिटलर पार्टी को गठन किया, नाम बदल करके वर्कर्स जर्मन पार्टी का नाम बदल दिया, नात्सी रखा। और नात्सी रखने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, संस्थापक को हटा करके संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले लिया। उसका फ्यूमर बन गया, नेता बन गया। पार्टी का एक चिन्ह दिया, भाई इसका अपना झंडा होता था, उस झंडे में स्वास्तिक चिन्ह होता। इनका अपना गीत, अपना अभिवादन, अपने नारे, अपनी रैलियां, सब कुछ इसका अपना होता था। अपनी निजी सेना रख दिया जो स्वयं सेवक कहता था। क्या कहता था, स्वयं सेवक। आगे चल करके मैं बताऊंगा कि हिटलर के पास भी बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है, जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहती थी और पूरे का पूरे उन्हें सैनिक शिक्षण दिया गया था। तो आप देखेंगे कि इनके पास अपनी सेना थी। सेना भूरी कलर के कमीज पहनती थी। मुख्यालय म्यूनिख स्थापित किया गया। मुख्यालय का काम था प्रदर्शन करना, है ना। क्या करना, मुख्यालय मुख्यालय नहीं, मुख्य काम क्या था इस पार्टी का, प्रदर्शन करना। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रदर्शन करना, दलीय सभाओं की रक्षा करना। सोशल डेमोक्रेटिक दल और साम्यवादी दल जो दोनों है, सोशल डेमोक्रेटिक और साम्यवादी दल, उन दोनों का विरोध करना। मतलब वाइमर गणराज्य सोशल डेमोक्रेटिक दल है तो वाइमर गणराज्य का विरोध करना। साम्यवादी सरकार की स्थापना करना चाहता है तो उसको विरोध करना। ये इसके पार्टी का मुख्य काम था, इनके सेना का मुख्य काम था। 1923 में सरकार बदलने का ये एक बार कोशिश भी किया था। मैंने बताया कि 1923 में ये सरकार बदलने की कोशिश किया अपने सेना के बल पर, अपने नाज़ी पार्टी के बल पर, लेकिन वो असफल हुआ। 5 वर्ष की उन्हें सजा दी गई और इस कारावास के दौरान इन्होंने मीन कैंप नाम की पुस्तक लिखी। भाई यहां से सवाल तो 100%। 1923 में सरकार बदलने की कोशिश करने के चलते इन्हें 5 साल की सजा हो गई। साथ ही साथ उसने एक कारावास का जीवन व्यतीत किया। इस अवधि में उन्होंने मीन कैंप नामक पुस्तक की रचना किया। मीन कैंप का प्रकाशन 1927 में होता है। कब होता है, 1927 में। ये हिटलर का आत्मकथा है ना। और मीन कैंप का मतलब होता है मेरा संघर्ष। तो आपसे पूछेगा मीन कैंप किस टाइप का पुस्तक है, आत्मकथा है, राजनीतिक पुस्तक है, अर्थशास्त्र है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये आत्मकथा हिटलर का जो जेल में लिखा गया था। पहला भाग इन्होंने जेल में लिखा है ना। इस पुस्तक नात्सी दल के लिए बाइबिल बन गया। क्या बन गया, बाइबिल या गीता बन गया नात्सी दल के लिए। सम्मान महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हो गया। बाइबिल और गीता के समान ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया। इस पुस्तक में जर्मन जाति को एक सूत्र में बांध करके एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने की विचार प्रकट किया गया था। इसमें फ्रांस की चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ कुछ बातों को यहां पर दिखा दिया हूं कि क्या क्या चर्चा हुआ। इसमें फ्रांस की चर्चा की गई है,
जर्मनी का को घातक मतलब फ्रांस को क्या बताया गया है, जर्मनी का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे घातक शत्रु अगर कोई है तो जर्मनी है। ये मेरे संघर्ष या मीन कैंप में लिखा हुआ है ना। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा शत्रु जो है वो हमारा फ्रांस है। एक शाश्वत न्याय के सिद्धांत का भी इन्होंने प्रतिपादित किया, जिसका मतलब होता है जर्मनी के लिए रहने का स्थान। शाश्वत न्याय, देखिए ये हर एक टॉपिक को अपने बातों को अंदर समेट लीजिए। किस प्रकार के बातों को ये समर्थन कर रहा है, तो एक शाश्वत न्याय की बात कर रहा है। फ्रांस को ये सबसे बड़ा शत्रु बता रहा है ना। इसके अलावे आत्मनिर्णय का सिद्धांत इसमें बताया गया है। क्या बताया गया है, आत्मनिर्णय का सिद्धांत बताया गया है। जर्मनी अन्य देशों की तरह विस्तार हो, विस्तार पूर्व की दिशा को बताया गया, मतलब जर्मनी जो है अपना विस्तार करे। विस्तार किधर करे, तो पूरब की साइड में। पूरब इनका पूरा का पूरा टारगेट था साम्यवादी सरकार के ऊपर, सोवियत संघ वाले एरिया में, है ना। रूस के तरफ इन्होंने अपना टारगेट को साधा है और उस टारगेट को इस पुस्तक में बताने का काम किया है। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक, फिर बात करेंगे अगले सेशन में, है ना। जर्मन वर्कर्स पार्टी ये हो गया था, ये सारी चीजें हो गई। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि जर्मन का जो हिटलर का मीन कैंप पुस्तक है उसका महत्व क्या है, उसका मतलब क्या है। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बातें करेंगे, नहीं तो सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आइए कुछ पिक्चर दिखा देता हूं और उस पिक्चर से याद रखिए। देखिए ये जर्मनी है, बाकी क्षेत्र, बाकी एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ले लिया गया था जर्मनी से छीन करके। ये हिटलर है, ठीक है, इनके ये सेना है। सेना में यहां पर दिख रहा होगा स्वास्तिक चिन्ह है, हो सकता है ना दिखे, तो मैं अगला पेज में दिखा रहा हूं। देखिए ये हिटलर, ये आग उगलता है भाई, बोलता था तो आग उगलता था, ठीक है। ये हिटलर की झंडा है, देखिए इसमें स्वास्तिक चिन्ह। एक बार सवाल भी पूछा कि हिटलर के जो नाज़ी दल है उसका चिन्ह क्या है, तो स्वास्तिक चिन्ह है ना। ऐसा नहीं कि मछली शेर वगैरह मार दीजिएगा, स्वास्तिक चिन्ह है। स्वास्तिक चिन्ह हिटलर के दल का है, बहुत बड़ा इनका पार्टी है। देखिए ये सारे सेनाएं इसमें समाहित है। क्लियर, चलिए तो यहीं पर आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, है ना। इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे। अभी हिटलर का नाज़ी पार्टी का हम लोग देख रहे थे, किस तरह से ये गठित हुआ, किस तरह से नाज़ी पार्टी अपना काम करना शुरू कर दिया, इनके संस्थापक वगैरह कौन थे, सब कुछ, ठीक है। अब हिटलर मेरा संघर्ष पुस्तक लिखा है मीन कैंप, उसके बारे में मैं बता रहा था, उसमें किन किन बातों की चर्चा की गई। 1927 में प्रकाशित हुआ, जेल के दौरान 1927 में जेल गए थे, उस समय मीन कैंप लिखे थे। फर्स्ट वॉल्यूम इन्होंने जेल में लिखा, बाकी जेल से छूटने के बाद लिखा। क्लियर।